गुड मॉर्निंग। ये हमारी जो सब्जेक्ट है एजुकेशन एज ए प्रैक्टिस, ये एक सब्जेक्ट है एजुकेशन के ऊपर है। एजुकेशन के ऊपर आपने BESC 131 BESC 132 आप पहले ही कर चुके हैं, और ये आपका BESC 134 है, ये भी एजुकेशन के ऊपर है। इसमें काफी चीजें हमने कवर करनी है इस सब्जेक्ट में। एजुकेशन को लेकर के हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट भी पढ़े थे, और हमने इसमें क्या पढ़ा था, कुछ और ऐसे टॉपिक पढ़े थे जो एजुकेशन को किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। एज ए यहाँ पे इस वाले सब्जेक्ट में हमें प्रैक्टिस वगैरह पढ़ना है, लेकिन इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, एजुकेशन किस काइंड कितने तरीके से हम दे सकते हैं, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, वो सारा पुराना एस्पेक्ट था। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन एज ए प्रैक्टिस, एजुकेशन एज एन एरिया ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिसिंग डिसमेंटलिंग एजुकेशन इनोवेशंस, प्रैक्टिसिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड पॉलिसीज कह सकते हैं। ये इसमें फर्स्ट यूनिट में आपका एजुकेशन एज एरिया ऑफ ऑपरेटिव, इसमें कुछ आएगा ट्रांजेक्शन, philosophical, sociological, psychological principle and practice, constitutional provisions and policies. These are कुछ एस्पेक्ट हैं जो आपके कवर होंगे। करिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजेक्शन, आपने कोई भी सिलेबस देखा होगा, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, प्राइमरी, मतलब कोई भी करिकुलम जो कंस्ट्रक्शन होता है वो किस बेसिस पे होता है और कैसे किसी का कोर्स डिजाइन किया जाता है, चाहे वो कोई कंप्यूटर कोर्स हो, चाहे कोई और सॉफ्टवेयर कोर्स हो, तो पूरे कोर्स को डिजाइन कैसे किया जाता है उसको बोलते हैं करिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजेक्शन। चलिए, अब हम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आज जो टारगेट है जैसे कल के एग्जाम के लिए, कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं वो हमें बात करनी है उनकी। तो व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, तो आपको क्या लगता है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का क्या इसका आंसर हो सकता है? तो ये है आपका कंसीडरिंग द फिलोसफी एज द ओरिजिन ऑफ ऑल द अदर्स डिसिप्लिन। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, द पर्सपेक्टिव ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन क्या होता है उसके बारे में पर्सपेक्टिव, मतलब उसके बारे में बताना है। तो एजुकेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कुछ बेसिक चीजें हम कवर कर चुके हैं। एजुकेशन क्या होता है, फॉर्मल, जैसे हिंदी में बात करें तो औपचारिक, अनौपचारिक और निरुपचारिक एजुकेशन, 3 तरीके से हमने एजुकेशन को पढ़ा था। फिर सिस्टम्स भी पढ़ा था, एजुकेशन सिस्टम्स वगैरह। ठीक है, इसमें हम फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इसको डिफाइन कर रहे हैं। बिटवीन द फिलोसफी एंड एजुकेशन कैन बी सीन इन द वेरियस थ्योरीज एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन आल्सो थ्रू आउट द हिस्ट्री फ्रॉम सॉक्रेट्स। सॉक्रेट्स आपने सुना होगा, सॉक्रेट्स, अरस्तु, प्लूटो, ये जो फिलोसफर थे ना सॉक्रेट्स, टू मॉडर्न फिलोसफर, कुछ मॉडर्न फिलोसफर भी हैं जैसे गांधी जी, अम्बेडकर जी, ये सारे मॉडर्न फिलोसफर कहलाते हैं। एवरीवन हैज गिवन देयर आइडियाज ऑफ आइडियल एजुकेशन एंड देयर फिलोसफी, सबने अपने अपने एजुकेशन की एक फिलोसफी दी है। हैज इम्प्लीकेशन फॉर द एजुकेशन सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम पे इम्प्लीकेट किया जाता है। फिलोसफी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेकुलेटिंग एंड dissecting and contemplating ideas, whereas education works on the implementations of those ideas। तो एजुकेशन जो फिलोसफी होती है एक्चुअली वो थॉट होते हैं, एक विचार होते हैं। फिलोसफी को हम क्या बोलते हैं, एक विचार, फिलोसफी नहीं बोलते, विचार तो वो है, लेकिन उसको एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करना एक अपने आप में चैलेंजिंग भी होता है। हेंस वन कैन से दैट फिलोसफी प्रोवाइड द थ्योरी ऑफ गाइडेंस। तो फिलोसफी क्या प्रोवाइड करता है, थ्योरी ऑफ गाइडेंस प्रोवाइड करता है। एंड एजुकेशन प्रोवाइड टूल्स टू अचीव दिस आइडिया। तो एजुकेशन जब हम करवाते हैं तो उससे सारे वो टूल्स होते हैं जो उससे हम अचीव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ द फिलोसफिकल प्रिंसिपल ट्रांसलेटेड, डिस्कस हाउ द प्रिंस क्या है, साइकोलॉजिकल, डिस्कस हाउ द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ट्रांसलेटेड इनटू द एजुकेशनल प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन था आपका, इसका आंसर, education is one of the important part of society. Education is one of the important part of society, and the contemporary at times imagine a society without any education system is quite difficult. Sociology of education as an area deal with the critical analyzing the education practices concerning the social, political, economical context of society. It reflects the education practice concerning hidden agendas, beliefs, motives located in the society. Psychological principle translated into the educational practice. इसको एक बार read कीजिए, इसका आंसर, सेकंड का आंसर, yes. Education is one of the important parts of society, and in contemporary times, imagining a society without any education system is quite difficult. Sociology of education as an area deal with critically analyzing the educational practices concerning the social, political, economical context of the society. It reflects on educational practice concerning hidden agendas, beliefs, and motives located in society. Okay. Analyze the interlinking between sociology and education. Sociology और education के बीच में जो इसको interlink है उनको analyze करना है, right?
The basic principles of psychology help to understand the behavior of learners and teachers and how learning can be maximized among the students. The interlinkage between psychology and education led to origin of the branch psychology of education. This particular area deals with the psychological implication of education, that is the society of learners all round development and growth. Concerning education, this branch is a synthesis of psychological principles and educational methods. जी, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, एनालाइज इंटरलिंक बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट डाउन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि हमारा जो भारत का जो संविधान है उसके अंदर कुछ ना आर्टिकल बोलते हैं, जैसे अनुच्छेद, ठीक है, हमारे संविधान के अंदर कुछ अनुच्छेद होते हैं, उसमें कहाँ हमें एजुकेशन को कितनी प्रायोरिटी दी गई है वो बताना था इसमें। यस, प्लीज रीड करेंगे आप। Constitutional provisions and policy formulation. The Constitution of India came into effect on January 26, 1950. The Constitution is the document that serves as a guide to the nation to move on the path enshrined in the preamble, which reflects the value, aspirations, and ideal of a free and independent nation. The Constitution is the source of legislation and policy formulation as well. The Indian Constitution has a large number of articles and clauses which have a direct and indirect bearing on education, highlighting the significance of education. Right of free and compulsory education, Article 45. Right to education, Article 21st A. Education for women, Article 15, 1 and 3. Promotion of education and economic interest of SC, ST and OBC, Article 46. Religious education, Article 25, 28, 1, 2 and 3. Education of minorities, protection of interest of minorities, Article 29. Right of minorities to establish and administer educational institutions, Article 30. जी, थैंक यू। तो क्वेश्चन था, लिस्ट डाउन दिस सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो अब आपको जितने लर्न हो जाएं, जितने याद हो जाएं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच रिलेटेड टू एजुकेशन। देखो संविधान तो बहुत बड़ा है और उसमें काफी सारी चीजें कवर की गई हैं, बट आपको एजुकेशन से रिलेटेड जो आर्टिकल थे उनको आपको कवर करना था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द करिकुलम? करिकुलम से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं? व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट फॉर एनी एजुकेशन सिस्टम? किसी भी एजुकेशन सिस्टम के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना था। इसका आंसर रीड करेंगे। A curriculum is required to make education a worthwhile venture to invest in, and without curriculum, education would be an unorganized, aimless venture. This crucial role of curriculum in providing meaning to education sometimes makes it a suitage of the political powers. A hidden curriculum is a concept that captures this phenomenon well. The curriculum is, as we discussed, has a statement of objective, but it also is what remains unstated and unfold in the practices and rituals of the school. जी, अगर मतलब करिकुलर क्या होता है, एजुकेशन को वर्थ वाइल वेंचर इन्वेस्ट, विदाउट करिकुलम एजुकेशन वुड बी अनऑर्गेनाइज। जब तक ये अनऑर्गेनाइज होगा तो फिर क्या होगा, उस तरीके से वो इतना वर्थ नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लान करते हैं, प्रॉपर तरीके से करते हैं, तब जा करके हम अच्छे से उसको एजुकेशन, किसी पर्सन को एजुकेट कर पाते हैं, राइट। तो क्रूशियल रोल है करिकुलम का, क्या है, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, प्रोवाइडिंग मीनिंग टू द एजुकेशन, समटाइम मेक अ स्टूज, क्या लगा, स्टूज टू द पॉलिटिकल पावर्स, है ना। एक तरीके से हम उसको प्रॉपर तरीके से चैनल वाइज कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं करिकुलम। वैसे सिलेबस को ही बोलते हैं कि सिलेबस ऑर्गेनाइज करना, सिलेबस डिफाइन करना। क्लियर हो गया? कुछ क्वेश्चंस और भी जल्दी देख लेते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाउंडेशंस ऑफ द करिकुलम इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी करिकुलम। एक बार एक काम करेंगे, इसको हम इवनिंग में सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस रीड करते हैं ओनली। what can be the what can be done to make curriculum transactions effective, है ना, ये क्वेश्चन है। compare the traditional and alternative approaches to the curriculum transactions, why do why do you think conducting research in the field of education is important? ठीक है, तो these are the other three questions हैं। इसके आंसर्स हम लेटर ऑन जब इवनिंग में क्लास करेंगे, फुल कोशिश करेंगे फुल रिवीजन हो जाए उसमें, लेकिन फिर भी टाइम रहेगा हमारा, 1-1.5 घंटे, 1 आवर की क्लास होगी वो। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, what can be done to make curriculum
curriculum transaction effective? Question number 8, compare the traditional and alternative approach to curriculum transactions. Question number 9, why do you think conducting research in the field of education is important? मतलब एजुकेशन जो रिसर्च है इस पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाउ इज मैक्रो लेवल रिसर्च एंड माइक्रो लेवल रिसर्च डिफरेंट है, मतलब मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल दोनों रिसर्च किस तरीके से डिफरेंट है ये बताना था.